नमस्कार बच्चों, आशा है आपको स्मृति पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्मृति पाठ के समाप्त होने पर अब हम आज की कक्षा में उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। संचयन के प्रश्नोत्तर ज़्यादातर बोध पर आधारित होते हैं, यानी हमारी बेसिक समझ पर आधारित होते हैं। यानी जिस आधार पर हमने पाठ को समझा है उसी आधार पर हम उसके प्रश्नोत्तरों को लिखते हैं, यानी बोध पर आधारित वैल्यू बेस्ड प्रश्न इसके होते हैं। तो इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आपको सभी को पाठ खत्म हो जाने पर इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। तो पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? लेखक के मन में डर था कि कहीं बड़े भाई साहब से हमें डांट या मार ना पड़े, क्योंकि सारे दिन से हम घर के बाहर खेल रहे हैं और बेरियों के पेड़ पर झाड़ियों पर चढ़े हैं, बेर खा रहे हैं। शायद लगता है ये बेर खाने के कारण ही आज बड़े भाई साहब हमें मारने या डांटने वाले हैं। तो ये मार और डर का भय लेखक को सताने लगा। वहीं अगला प्रश्न है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? मक्खनपुर जो था गांव से थोड़ा दूर था, वहां पर उनका सरकारी स्कूल था और जब गांव के बच्चों की टोली मक्खनपुर जाया करती यानी स्कूल जाया करती तो रास्ते में पड़ने वाले कुएं में वो सब बारी बारी से ढेला यानी पत्थर या मिट्टी का ढेला डालते और स्कूल से लौटते समय भी उसमें ढेला डालते। ये क्यों डालते थे? क्योंकि इन सभी बच्चों को पता था कि कुएं में एक काला सांप है और जब उसके ढेला लगता है तो वो जोर से आवाज करता है, फुंकारता है और उस सांप की आवाज की फुंकार सुनने के लिए ही मक्खनपुर जाने वाले बच्चों की टोली अक्सर कुएं में ढेला फेंका करती, ताकि सांप फुंकार मारे उसकी आवाज सुनकर हम खुश हों। अगला प्रश्न है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं। ये कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? ये कथन लेखक की बाल मनोदशा को स्पष्ट करता है, क्योंकि उस समय बच्चे केवल ढेला मारते थे, एक के बाद एक सब मारते रहते थे। वो ये नहीं देखते थे कि सांप ने फुंकारा या नहीं। और वो इतनी पुरानी बात हो गई थी लेखक के लिए बचपन की कि उसे लेखक को याद नहीं था कि वो सांप ढेला खाकर फुंकारता था या नहीं। और उसका दूसरा कारण ये भी था कि लेखक को तो वो भयानक दृश्य याद था जिस दौरान वह कुएं में सांप के आमने सामने था। इसलिए इस डर, भय और बाल मनोदशा के मिले जुले कारणों से लेखक को याद नहीं था कि ढेला खाने पर सांप फुंकार मारता था या नहीं। अगला प्रश्न है कि किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? जब लेखक के टोपी में रखी हुई चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं और लेखक और उसका छोटा भाई रोने लगता है और उन्हें मौत बिल्कुल सामने नजर आती है और वो काफ़ी देर तक बैठे कुएं पर रोते रहते हैं और अंत में दृढ़ इच्छा शक्ति से लेखक ये निर्णय लेता है कि उसे कुएं में उतरकर चिट्ठियां वापस निकाल लेनी चाहिए। लेखक ने ये निर्णय क्यों लिया? मार और पिटाई का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार ने लेखक को ये दृढ़ संकल्प दिया कि उसे कुएं से चिट्ठियां निकाल लेनी चाहिए। यानी मार और डर का भय और साथ ही जिम्मेदारी के एहसास ने लेखक को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बच्चों अगला प्रश्न है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने बहुत सारी युक्तियां अपनाई, जिसमें मुख्य रूप से थी कि वो धोतियों के सहारे जब कुएं के बीच में लटक रहा था तो उसने कुएं के व्यास से यानी कुएं के दोनों किनारों से अपने पैर सटा लिए ताकि किसी तरह से सांप का ध्यान भटका सके और चिट्ठियों को निकालने की योजना बना सके। वहीं दूसरी ओर जब चिट्ठियां उठाने में लेखक अपने आप को असमर्थ पा रहा था तो उसने कुएं के किनारे से, क्योंकि कुआं जो था वो कच्ची मिट्टी का था, इसलिए लेखक ने सांप का ध्यान बटाने के लिए कुएं के किनारे से एक मुट्ठी मिट्टी ली और बाईं तरफ सांप के फेंका ताकि दाईं तरफ से वो अपने डंडे को वापस उठा सके। तो इस तरह से लेखक ने सांप का ध्यान बटाने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी उसकी ओर फेंकी।
अगला प्रश्न है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। इस प्रश्न में आपको अपने शब्दों में उस साहसिक कार्य का पूरा वर्णन करना है कि किस प्रकार से लेखक के टोपियों में रखी हुई चिट्ठी कुएं में चली जाती है और कुएं में एक सांप होता है और लेखक ये निर्णय लेता है कि उसे कुएं से चिट्ठियां वापस निकाल लेनी चाहिए। और इसी जद्दोजहद में वो शुरुआत करता है धोतियों से, और ये दृढ़ संकल्प के कारण वह अपने शरीर से 2 धोतियां उतार लेता है और यहाँ तक कि अपने भाई के शरीर से भी एक धोती उतार लेता है। 3 धोतियों को बांधकर वह किसी तरह से कुएं में उतरता है और उसके साहसिक प्रयास, किस तरह से वो सांप से लड़ता है, डंडे का प्रयोग करता है, मिट्टी फेंकता है और किस तरह से वो अपनी चिट्ठियों को निकालता है, इसका सारा वर्णन किताब की सहायता से आपको इस प्रश्न में अपने शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। वहीं अगला प्रश्न है, बाल सुलभ यानी बालकों द्वारा जो इजीली हो जाए ऐसी शरारत, बाल सुलभ शरारतों के विषय में पाठ के आधार पर क्या पता चलता है। इस पाठ के आधार पर हम बात करें, वह सामान्य तौर पर भी हम बात करें, अक्सर बच्चे किसी भी तरह से शांति से नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ शरारतें करते ही रहते हैं। और अगर हम स्मृति पाठ की बात करें तो गांव में सारा दिन बच्चे कुछ ना कुछ बाल सुलभ शरारतें करते ही रहते थे, जैसे पेड़ों पे चढ़ना, आम तोड़ना, बेर तोड़ना, धक्का मुक्की करना, किसी चीज़ को पैरों से उछालना। और उसमें प्रमुख रूप से उनका जो एक बाल सुलभ जो शरारत है वो प्रमुख रूप से है कि वो मक्खनपुर आते जाते यानी स्कूल आते जाते रास्ते में पड़ने वाले कच्चे कुएं में अक्सर मिट्टी के ढेले फेंका करते थे। और बच्चों को कहीं भी पानी भरा हो वहाँ पर भी पत्थर फेंकने में बड़ा मज़ा आता है। तो गांव के बच्चे, और ख़ास करके स्मृति पाठ के आधार पर अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि पेड़ों पे चढ़ना, आम और बेर तोड़ना, इसके साथ ही पानी और कुएं में मिट्टी के ढेले फेंकना, ये बाल सुलभ शरारतें पाठ के आधार पर हमें पता चलती हैं जो अक्सर गांव के बच्चे किया करते थे। वहीं अगला प्रश्न है कि मनुष्य का अनुमान, भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या यानी गलत, झूठ और उल्टी निकलती हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। वास्तव में बिल्कुल सही है, हम अनुमान और आशा तो कुछ और ही लगा लेते हैं कि ऐसा करेंगे इससे ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो जाता उल्टा है और अक्सर ऐसा देखने में मिलता है। लेखक ने कहा है कि वास्तव में लेखक की ये बात बिल्कुल सही है, तो अपन को इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो अपन को लिखना है इसका उत्तर, उक्त पंक्ति का आशय है कि लेखक द्वारा ये कहा गया है कि मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए पूर्व में अनुमान लगाता है या कोई योजना बनाता है, किंतु ये जरूरी नहीं कि वो योजना सच निकले और वो योजना सफल हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो पाठ में भी लेखक ने जब ये देखा कि उसने सांप को मारने की जो योजना बनाई थी वो संभवतः उसकी सफल नहीं होती प्रतीत हो रही थी। तो कई बार ऐसा होता है, अर्थात उक्त पंक्ति का आशय है कि योजनाएं कई बार विफल और मिथ्या साबित होती हैं। वहीं अगला प्रश्न है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, उक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे हाथ में होता है कर्म करना, यानी व्यक्ति के हाथ में होता है काम करना, फल उसके हाथ में नहीं होता है। और गीता में तो कहा भी गया है कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। यानी फल जो होता है वो देवीय या ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, हमको केवल कर्म करना चाहिए। और फल हमेशा हमारे कर्म पर आधारित होता है कि हमने किस तरह का कर्म किया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं उक्त पंक्ति का आशय है कि लेखक ये कहना चाहता है कि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर होता है, अर्थात व्यक्ति को केवल कर्म करना चाहिए, फल तो किसी देवीय अर्थात हमारे नहीं किसी दूसरी शक्ति पर आधारित होता है। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, उक्त पंक्ति का आशय है कि लेखक ये कहना चाहता है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल तो किसी दूसरी देवीय शक्ति के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देख लिए हैं और आपने इसके आंसर सुने भी हैं। आपको सबको ही अपनी कॉपी में, नोटबुक में इनके प्रश्न उत्तरों को करना है। और कुछ प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि ये प्रश्न है, प्रश्न को यानी पूरे दृश्य को कि किस तरह से स्मृति पाठ में लेखक जो है चिट्ठियों को बाहर निकालता है,
इस सारी घटना को अपने शब्दों में लिखना है और बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए। तो आशा है आपको ये पाठ और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सभी इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।